हमारे यहाँ सिर्फ आमने सामने की शादी का रिवाज है। अगर आपका बेटा मेरी बहन से विवाह करना चाहता है तो बदले में मुझे आपकी बेटी अपने विवाह के लिए चाहिए। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के इस जवाब पर सबके होश उड़ गए। लेकिन हमारी बेटी तो भी कॉलेज में पढ़ती है। सुमित्रा देवी ने विरोध किया, लेकिन सब बेकार रहा। आखिरकार रुद्र प्रताप की शर्त मान ली गई। अवनी को जब इस फैसले का पता चला तो वो कांप उठी। माता जी प्लीज़, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की होकर गांव के इस अनपढ़ ज़मींदार से कैसे शादी कर लूं? वो रोती रही, लेकिन उसे भाई की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया गया। अगले दिन वो कॉलेज जाने के लिए रिक्शा में बैठने लगी, तभी एक बड़ी सी कार उसके सामने आकर रुकी। बिटिया जी, आज से आप गाड़ी में कॉलेज जाएंगी। हुक्म साहिब का आदेश है। अवनी राइटिंग टेबल पर बैठी अपनी असाइनमेंट पूरी कर रही थी। उसके सामने किताबें, नोट्स और रंग बिरंगी हाइलाइटर्स बिखरे हुए थे। कमरे की दीवारें हल्के गुलाबी रंग की थीं। पर्दे गुलाबी, बेडशीट गुलाबी, यहाँ तक कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ पेन भी पिंक था। उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था, जिसमें उसका साफ शफाफ चेहरा और भी निखर कर सामने आ रहा था। कमरे की मालिकिन गुलाबी रंग की शौकीन लगती थी। वो पूरी तवज्जो से लिख रही थी। कल उसे अपना एक असाइनमेंट कॉलेज में सबमिट करवाना था, जिसकी तैयारी में वो इस तरह मसरूफ़ थी जैसे दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। वो ऐसी ही थी, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की आदी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कोई उसकी ज़िंदगी और उसकी सांसें अपने नाम करने वाला है। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। उसने चौंक कर सर उठाया और सुमित्रा देवी को अंदर आते देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकन और परेशानी फैली हुई थी। अवनी तुरंत अपनी जगह से उठी और बेचैनी से उनके पास आकर बोली, क्या हुआ माता जी? बात बनी भाई की? मैंने अभी पूजा करके बहुत प्रार्थना की है कि भाई को उनका प्यार मिल जाए। कल रात भी कह रहे थे कि वो लोग बहुत अमीर हैं, पता नहीं राज़ी होंगे या नहीं। आप बताएं, क्या खबर लाई हैं? सब ठीक तो है ना? सुमित्रा देवी ने जवाब देने के बजाय आहिस्ता से सर हिलाया और जाकर बेड पर बैठ गई। उनकी खामोशी ने अवनी के दिल में एक अनजाना डर भर दिया। वो कितनी बड़ी खुशखबरी का इंतज़ार कर रही थी, खुद कितनी एक्साइटेड थी इस रिश्ते को लेकर, और अब उनका ये बुझा हुआ चेहरा उसे बुरी तरह बेचैन कर गया। वो जल्दी से उनके सामने जाकर खड़ी हुई और परेशान लहजे में बोली, क्या बात है माता जी? आप इतनी चुप क्यों हैं? अगर बात बन गई है तो ये तो खुशी की बात है ना, फिर आप मुंह लटका कर क्यों बैठी हैं? और भाई कहाँ हैं? मुझे उन्हें भी बधाई देनी होगी और प्रसाद भी चढ़ाना है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, बारात में शरारा और रिसेप्शन में मैक्सी पहनूंगी और पॉलर से रेडी होंगी। मैं भाई की शादी में कोई समझौता नहीं करूँगी। सुमित्रा देवी ने कुछ पल खामोश रहकर उसकी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोली, वो लोग बहुत चालाक है अवनी। उन्होंने तुम्हारे भाई के सामने ऐसी शर्त रख दी है कि मेरे होश उड़ गए। अवनी के माथे पर बल पड़ गए। कैसी शर्त? क्या कहना चाहती हैं आप? सब कुशल मंगल है ना? सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली और सर हिलाकर बोली, खबर तो शादी की है, लेकिन एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग ऐसी बात बोलेंगे। अपनी माँ के परेशान लहजे को देखकर उसे भी अब सही मायने में टेंशन होने लगी। सुमित्रा देवी की आदत थी कि वो कभी किसी बात को सर पर सवार नहीं करती थी, हमेशा मामले आराम से सुलझा लेती थी। लेकिन अगर आज वो परेशान थी तो इसका मतलब था कि बात काफ़ी उलझ चुकी है। कुछ लम्हों बाद वो उसका मासूम चेहरा देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इस बात को स्वीकार करना मुश्किल होगा, लेकिन अब सब तय हो चुका है, तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी। अपनी माँ की घुमावदार बातें उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। वो उन्हें देखते हुए बोली, सुमित्रा देवी ने कहा, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, अनन्या का बड़ा भाई, उसने कहा है कि वो आमने सामने की शादी करेगा। अगर हम उनकी बेटी अपने घर ला रहे हैं तो हमें भी अपनी बेटी उनके घर देनी होगी, तभी ये रिश्ता हो सकेगा, वरना हम इस रिश्ते को भूल जाएं। अवनी चंद लम्हे उन्हें देखती रही, जैसे ये शब्द उसके कानों तक पहुँचे ही ना हो। क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रही हैं? उसकी आवाज़ मध्यम पड़ गई थी, होश उड़ चुके थे।
उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। सुमित्रा देवी ने नज़रें झुका लीं। वो बोली, वो तुम्हारा हाथ मांग रहे हैं। अवनी के हाथ से पेन गिर गया। वो साकत खड़ी अपनी माँ का चेहरा देखती रही, फिर अभद्र भाव से बोली, माता जी, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? रुद्र प्रताप मुझसे पूरे 12 साल बड़ा है। पूरा गांव उससे डरता है। उसके अपने घर वाले उसके सामने नज़रें उठाकर बात नहीं करते, और आप मेरी शादी उस इंसान से करवाएंगी? आप जानती हैं ना, मैं पिताजी जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ। एक शांत और कोमल दिल वाला इंसान। रुद्र प्रताप की तरह कड़ोती नहीं, जिसके अपने घर वाले उससे बात करने से पहले 1000 बार सोचें। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो धीमी आवाज़ में बोली, मैं सब जानती हूँ अवनी, मगर तुम्हारे भाई ने सब कुछ खुद तय कर लिया है। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से हर बात तय करता चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। अवनी ने तुरंत ना में सर हिलाया। नहीं माता जी, मैं नहीं करूँगी शादी किसी अनपढ़ गुस्से वाले इंसान के साथ। पूरी ज़िंदगी गुजारना मेरे बस की बात नहीं है। भाई क्या फ़ैसला करके आए हैं क्या नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी भाई ने नहीं, मैंने गुजारनी है। मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ जिसे मैं न जानती हूँ न पहचानती हूँ? आपका दिमाग ठीक है माता जी, आप ये बात दिमाग से निकाल दें। सुमित्रा देवी ने उसके हाथ पकड़ लिए। अवनी, क्या तुम अपने भाई से प्रेम नहीं करती? वो तुरंत बोली, मैं उनके लिए हंसते हंसते जान दे सकती हूँ माता जी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं मानती हूँ भाई अनन्या भाभी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मैं कैसे अपनी ज़िंदगी का सौदा कर दूँ माता जी? सुमित्रा देवी ने भारी लहजे में कहा, जब तुम जान दे सकती हो तो विवाह करने में क्या आपत्ति है? मैंने बहुत सोचा है, इतने अमीर लोग हैं, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अचानक ही उनका अंदाज़ बदल गया था। वो किसी भी तरह अपनी बेटी को राज़ी करना चाहती थी। बेटे का प्रेम बेटी की खुशियों पर भारी पड़ चुका था। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। माताजी प्लीज़, धन ही सब कुछ नहीं होता। आप इतनी समझदार महिला हैं, आप हमेशा शांति को पसंद करती हैं, फिर आप ऐसे कैसे मेरा सौदा कर सकती हैं? भाई की खुशियों के लिए मैं अपने आप कैसे कुर्बान कर दूं? ये गलत है, ये अन्याय है। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिससे सब डरते हों। वो मुझे भी हमेशा खौफ में रखेगा। सुमित्रा देवी ने उसके चेहरे पर हाथ रखा। मेरी जान, मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, मगर तुम जानती हो तुम्हारे पिताजी के बाद तुम्हारा भाई ही इस घर का मुखिया है। वो फैसला कर चुका है, और वैसे भी अभी सिर्फ विवाह होगा, विदाई नहीं। विदाई तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद होगी। तब तक तुम अपना दिमाग बना लेना। अभी फ़िलहाल मेरे लिए और अपने भाई की खुशियों के लिए राज़ी हो जाओ। अवनी ने बेचारी नज़र से अपनी माँ को देखा। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। सुमित्रा देवी खामोशी से बैठी रही, जबकि अवनी आहिस्ता से पलटकर अपने बेड पर बैठ गई। उसकी नज़रें सामने दीवार पर जम गईं, मगर आंखों से आंसू दौड़ते रहे। आज उसे पहली बार शिद्दत से अपने पिताजी की कमी महसूस हुई थी। अगर वो जीवित होते तो शायद कोई उसकी मर्ज़ी के बिना उसकी शादी का फ़ैसला ना कर पाता। कुछ देर तक सुमित्रा देवी उसकी सिसकियाँ सुनती रहीं और फिर चुपचाप उठकर कमरे से चली गई। वो डरी हुई ज़रूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्ट भी थी। इतना अच्छा रिश्ता उन्हें नहीं मिल सकता था। जबकि उनके जाने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इतनी जल्दी वो विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन सब कुछ सोच के मुताबिक हो जाए, ऐसा कब संभव होता है? दूसरी तरफ ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ड्राइंग रूम में बैठा सामने रखे कागजात देख रहा था। ऊंचा लंबा कद, चौड़ा सीना, कसरती शरीर, देखने में वो बेहद आकर्षक था। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने इस वक्त वो किसी रियासत का राजकुमार मालूम हो रहा था। उस पर जिम्मेदारी जचती थी। वो हुक्मरान बनने के लिए ही पैदा हुआ था। उसके सामने मेज़ पर ज़मीनों के नक्शे, कुछ सरकारी फाइल्स और पंचायत के फैसलों से संबंधित दस्तावेज़ रखे हुए थे। उसने सफ़ेद कुर्ते के ऊपर काली वेस्टकोट पहन रखी थी, जबकि एक हाथ में कलम पकड़े वो कभी किसी कागज़ पर नज़र डालता तो कभी दूसरे पर। सुबह पंचायत में एक महत्वपूर्ण फ़ैसला होने वाला था और वो इन्हीं फाइल्स को संभाल रहा था। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और कल्याणी देवी अंदर दाखिल हुई। उन्हें देखते रुद्र तुरंत अपनी जगह से आदरपूर्वक खड़ा हो गया।
कहने को वो पूरे गांव का ज़मींदार था, हवेली की मलकियत भी उसी की थी, लेकिन वो अपनी माँ के सामने ऐसे झुकता था जैसे वो उसकी महारानी हो। वो सीधा उनकी तरफ बढ़ा और झुककर प्रणाम किया। कल्याणी देवी ने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरा। सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ रुद्र, आज इतनी देर कैसी हो गई? रुद्र ने आहिस्ता से उनका हाथ थामा और उन्हें सोफे की तरफ ले गया। पंचायत में 3 फैसले करने थे माताजी। फिर वहाँ से सीधा ज़मीनों पर चला गया था। उसके बाद हॉस्पिटल का दौरा भी करना था, लेकिन वो अधूरा रह गया। कल दोबारा जाना पड़ेगा। वो उनके सामने बैठ गया और आगे बोला, लेकिन आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? सब कुशल तो है ना? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कल्याणी देवी कुछ पल खामोश रहीं, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा रुद्र, तुम क्या करना चाह रहे हो? अनन्या की शादी तुम एक ऐसे लड़के से करवा रहे हो जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ना कोई बड़ा कारोबार, ना अच्छी नौकरी। तुम क्यों अपनी बहन की ज़िंदगी ऐसे इंसान के साथ बांध रहे हो जो उसे सिवाय तकलीफ़ के कुछ नहीं दे सकेगा? वो कम उम्र है, बेवकूफ़ी कर रही है। तुम उसकी बेवकूफ़ी में साथ क्यों दे रहे हो? मुझे तुमसे ऐसे फैसले की बिल्कुल आशाएं नहीं थी। रुद्र खामोशी से सुनता रहा। कल्याणी देवी आगे बोली, तुम क्यों उस लड़के का इतना पक्ष ले रहे हो? पूरे गांव में तुम्हें उससे बेहतर रिश्ता नहीं मिला था क्या? रुद्र ने सुकून से कलम मेज़ पर रखा, उनकी तरफ देखा और बोला, मैं समझता हूँ माता जी, आपकी चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन आप भी गौर से मेरी बात को समझें। हर फैसला बेटियों पर थोपा नहीं जा सकता। अनन्या उस लड़के को पसंद करती है माता जी। विवाह हमने नहीं, अनन्या ने करना है। ज़िंदगी उसे गुजारनी है, मुझे या आपको नहीं। कल्याणी देवी ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा और बोली, प्रेम और पसंद अपनी जगह होती है रुद्र, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ पसंद से नहीं चलती। कल को अगर वो लड़का उसे कुछ ना दे सका तो, और हो सकता है वो उसकी दौलत की वजह से उसे प्रेम जता रहा हो। मुझे अफसोस तुम्हारी बहन पर हो रहा है, जो इतने प्यार और ऐशो आराम के बाद भी किसी दूसरे पुरुष के मुंह में पड़ गई। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया। ईश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है। अगर मैं अपनी बहनोई को व्यापार करवा दूंगा तो मेरी शान में कोई कमी नहीं आएगी। और माता जी, वो किसी पुरुष के मोह में नहीं पड़ी है, उसने किसी को पसंद किया है, और पसंद का अधिकार ईश्वर ने हर स्त्री को दिया है। मैंने अनन्या को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, विवाह के बाद भी नहीं होने दूंगा। आप इतनी चिंता मत करिए। कल्याणी देवी तुरंत बोली, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ और मुझे पता है कि तुम भी अनन्या को तकलीफ़ में नहीं होने दोगे। ना ही उसका पति तुम्हारे होते तुम्हारी बहन के साथ कुछ बुरा कर पाएगा। लेकिन ये आमने सामने का विवाह की बात कहाँ से आ गई? तुम एक बच्ची की ज़िंदगी अपने फ़ैसले की वजह से बांध रहे हो। वो लड़की तुमसे 12 साल छोटी है रुद्र। क्या ये सब सही लगता है तुम्हें? मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर लड़की ही चाहती थी, लेकिन इतनी कम उम्र नहीं। वो बहुत प्यारी है, तुम्हारी और उसकी जोड़ी अच्छी लगेगी, मगर वो बहुत छोटी है। रुद्र के चेहरे के भाव एक पल को कठोर हुए, मगर आवाज़ बदसुर शांत रही। माता जी, मैंने सब सोच समझ कर फैसला किया है। मैं अनन्या की सुरक्षा के लिए उसकी नंद अपने घर ला रहा हूँ। कल को अगर कभी मेरी बहन के साथ कोई अन्याय हुआ तो सामने वाले को याद रहेगा कि उसकी बहन भी इसी घर में है। वो मेरी बहन के साथ कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। कल्याणी देवी ने आश्चर्य से उसे देखा। तुम रिश्ते निभाने जा रहे हो या हिसाब बराबर करने? ये ठीक नहीं है रुद्र। तुम अपनी बहन के लिए किसी और की बहन की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। रुद्र चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, मैं सिर्फ अपनी बहन का भविष्य सुरक्षित कर रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप गलत मत सोचिए। कल्याणी देवी की आंखों में हल्की नमी उतर आई। मुझे डर लगता है रुद्र। तुम बचपन से हर फैसला खुद करते आए हो, कभी किसी की नहीं सुनी, लेकिन हर चीज़ सख्ती से नहीं संभाली जाती। कभी कभी भावनाओं की परवाह भी की जाती है। तुम अपनी बहन की खुशियों के खातिर उस मासूम की ज़िंदगी को दाव पर लगा रहे हो। ये उचित नहीं है। उनका दिल घबरा रहा था। वो एक स्त्री थी, उन्हें अपनी बेटी के भाग्य सबसे डर लगने लगा था। रुद्र अपनी जगह से उठकर उनके पास बैठ गया। माता जी, आप चिंता मत करिए, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह सब संभाल लेता है। पहले भी संभाला था, अब भी संभाल लेगा। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और किसी की बेटी का भाग्य दाव पर नहीं लग रहा। मैं कौन सा उस लड़की को अपने घर लाकर प्रतिनिधित्व करूँगा? वो मेरी पत्नी होगी।
बड़ी ठाकुराइन की हैसियत से यहाँ रहेगी। हाँ, बस उसके भाई पर इस बात का दबाव रखना है कि वो मेरी बहन को खुश रखे। अगर वो मेरी बहन को खुश रखेगा तभी उसकी बहन खुश रहेगी, और मेरे ख्याल से ये गलत नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा है। उसकी मजबूत आवाज़ में ऐसा विश्वास था कि कल्याणी देवी चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर खामोश हो गई। उन्हें अंदाज़ा था कि जब रुद्र किसी बात का फ़ैसला कर लेता है तो फिर उसे बदलना आसान नहीं होता। वो अपने बेटे की रग रग से वाकिफ़ थी, इसीलिए उन्होंने बहस छोड़ दी। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है, न कभी थम पाएगी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए, और वह दिन भी आ गया जिसे दो दिलों ने शिद्दत से प्रार्थनाओं में मांगा था। आज बारात थी सरफराज की। वो बाजे गाजे के साथ बारात लेकर निकला था। वो किसी भी तरह की कमी अपनी शादी में नहीं चाहता था, लेकिन एक और दिल था जो बेहद परेशान था, सहमा हुआ था, और वो थी अवनी। वो भी अपने भाई के साथ दुल्हन बनी थी। आज उसका भी विवाह था। कुछ देर बाद अवनी सर झुकाए दुल्हन बनी बैठी थी। उसके हाथों में गहरी मेहंदी लगी हुई थी, जबकि लाल जोड़ा और चुनरी उसके सर पर होती गोद में फैली हुई थी। उसकी नज़रें लगातार नीचे झुकी हुई थी। सामने बड़े स्टेज पर अनन्या और सरफराज एक साथ बैठे हुए थे। दोनों के चेहरों पर खुशी साफ नज़र आ रही थी। उनका विवाह कुछ देर पहले ही हुआ था और अब परिवार के लोग बधाई देने में व्यस्त थे। दूसरी तरफ पंडित जी दूसरी पूजन सामग्री हाथ में लिए बार बार दीवार की तरफ देख रहे थे। परिवार के कई बुजुर्ग और पुरुष भी स्टेज के पास खड़े थे, क्योंकि अब रुद्र और अवनी का फेरा और विवाह होना बाकी था। पूरा गांव इस विवाह में आमंत्रित था। आखिर ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का विवाह था। सबका आना अनिवार्य था, मगर रुद्र कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अवनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर नज़र उस पर जमी हुई थी। वो दुल्हन बनी बैठी थी और उसका होने वाला पति विवाह के लिए उपस्थित ही नहीं था। उसे न जाने क्यों अपना आप बहुत छोटा महसूस हो रहा था, और बराबर में बैठी अपनी भाभी के भाग्य पर ईर्ष्या हो रहा था। कितने चाव से उसका भाई अपनी पत्नी को ब्याह कर ले जाने के लिए आया था, और दूसरी तरफ उसका होने वाला पति एक बार भी उसके पास नहीं आया था। उसकी उंगलियां बेइख्तियार आपस में उलझने लगीं। सुमित्रा देवी की हालत भी अजीब हो रही थी। वो बार बार बेचैनी से लोगों के भाव देख रही थी। वो एक माँ थी, अपनी बेटी के दिल का हाल जानती थी। उन्हें अफसोस हो रहा था, लेकिन वो अपने बेटे की खुशियों के आगे बिल्कुल बेबस थी। कुछ स्त्रियां धीमी आवाज़ में बातें कर रही थीं, और ये सब अवनी के लिए आशना होता जा रहा था। कुछ लम्हे गुजर जाने के बाद पंडित जी ने आखिर कल्याणी देवी की तरफ देखा और बोले, ठाकुर साहब को बुला लीजिए ताकि विवाह आगे बढ़ाएं। समय निकला जा रहा है। कल्याणी देवी ने सुकून से अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और बेपरवाह लहजे में बोली, ठहर जाइए पंडित जी, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह हैं। अगर देर से भी आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। इंतज़ार करवाना उनकी शख्सियत का हिस्सा है, तो यहाँ उपस्थित किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो लड़के की माँ थी, उन्हें भला क्या फ़र्क पड़ता। उनकी बेटी का विवाह हो चुका था और उनका दामाद उनकी बेटी पर जान छिड़क रहा था। इससे ज़्यादा उनके लिए और कुछ प्रिय नहीं था। उनकी बात पर कुछ लोग खामोश हो गए, मगर अवनी का सर और नीचे झुक गया। उसने अपनी अपमानित स्थिति शिद्दत से महसूस हो रही थी। सुमित्रा देवी शायद कुछ कहना चाहती थी, मगर सरफराज ने तुरंत उन्हें आंखों से शांत रहने का इशारा किया। वो एक समझदार पुरुष था, परिस्थिति के हिसाब से चलता था, जबकि सुमित्रा देवी अपना गुस्सा पीट कर रह गई। आघातात्मक रूप से लगभग 10 मिनट बाद दीवार पर हलचल हुई। रुद्र तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसने काली शेरवानी पहन रखी थी और चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी। वो रास्ते में कई लोगों से संक्षिप्त रूप से मिलता हुआ सीधा स्टेज की तरफ आया। अवनी ने सर नहीं उठाया, मगर उसकी उपस्थिति का एहसास तुरंत हो गया। कुछ लम्हों बाद वो आकर उसके बराबर में बैठ गया। उसके महंगे परफ्यूम की सुगंध अचानक अवनी के महान से टकराई। वो सुगंध अजीब तरह से उसके दिमाग पर असर कर गई और एक पल के लिए उसकी सांस अटकने लगी। रुद्र ने सीधा पंडित जी की तरफ देखा और अपनी भारी आवाज़ में बोला, प्रारंभ कीजिए पंडित जी, मुझे बाकी क्रियाक्रम भी देखने हैं, देर हो रही है। उसकी भारी आवाज़ में वही आदेश देने वाला अंदाज था।
पंडित जी ने तुरंत सर हिलाया और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। आखिर उनके सबसे प्रिय ज़मींदार का विवाह था। बेशक वो एक कड़क इंसान था, लेकिन हमेशा गरीबों के साथ प्रेम से रहता था, किसी को छोटा नहीं समझता था और इसी एक वजह से लोग उसे बेहद पसंद करते थे। पंडित जी ने अवनी की तरफ देखा और ऊंची आवाज़ में संकल्प और कन्यादान के मंत्र के बाद पूर्व स्वीकृति मांगी। ये क्षण आते ही अवनी के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसे शिद्दत से अपने स्वर्गीय पिताजी की कमी महसूस हुई। दिल में एक इच्छा जागी कि काश इस वक्त उसके पिताजी जीवित होते। पिता को गुजरे चाहे कितने ही वर्ष क्यों ना हो जाए, एक बेटी के लिए वो दुख, वो क्षण हमेशा एक जैसा ही रहता है। आज भी उसे अपने पिता के जाने का पहला दिन और आज इतने वर्षों बाद का दिन एक जैसा ही लग रहा था। उसके दिल में इच्छा जागी कि काश आज वो उसके सर पर हाथ रखते, उसे साहस देते। इस एक विचार से ही उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। उसने होंठ खोलने की कोशिश की मगर आवाज़ नहीं निकली। चंद लम्हे गुजर गए, पूरा वातावरण शांत हो गया। सुमित्रा देवी ने बेचैनी से अपनी बेटी को देखा मगर कुछ बोल नहीं पाई। अवनी के दिल में एक पल को ये आशा भी जागी कि शायद उसका भाई उठकर उसके पास आएगा, उसका हाथ थामेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी क्षण अचानक उसने अपने हाथ पर किसी का मजबूत स्पर्श महसूस किया। रुद्र ने खामोशी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। शायद वो महसूस कर चुका था कि वो अपने पिताजी की कमी को महसूस कर रही है। वो भी तो आज अपने पिता को शिद्दत से याद कर रहा था। वो दोनों बहन भाई अपनी ज़िंदगी में जीवन साथी शामिल कर रहे थे। वो जानता था इस वक्त उसके दिल पर क्या गुजर रही थी, तो भला वो अपने बराबर में बैठी अपनी मासूम सी पत्नी के दर्द से अनजान कैसे रहता। अवनी चौंकी, उसका दिल अजीब ढंग से धड़का। विवाह के संकल्प के मंत्र पूरे हुए और उसने कांपते हाथों से रस्म पूरी की। फिर रुद्र की बारी आई। रुद्र ने बिना किसी संकोच के गंभीरता से सारे मंत्र और संकल्प को स्वीकार किया और रस्म पूरी की। विवाह संपन्न हो चुका था। आशीर्वाद के लिए हाथ उठाए गए और फिर वो स्टेज पर उपस्थित सभी पुरुषों से गले मिलकर एक बार फिर अपने अतिथियों में व्यस्त हो गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अनन्या की विदाई विवाह की कुछ ही देर बाद हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ा धमाका अवनी पर फूटा। वो समझ रही थी कि कुछ देर बाद वो भी अपनी माँ के साथ वापस घर चली जाएगी, लेकिन कल्याणी देवी ने अचानक फैसला सुना दिया कि अवनी आज रात हवेली ही जाएगी। उनका कहना था कि विवाह के बाद अगर वो उनके साथ हवेली चली जाएगी तो इस बहाने उसका संकोच दूर हो जाएगा और बाद में उसे हवेली आने में झिझक महसूस नहीं होगी। सुमित्रा देवी ने हल्की आवाज़ में विरोध किया था। माताजी, अभी विदाई नहीं हुई है, बच्ची को हमारे साथ जाने दें। मगर उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही रुद्र ने मुख्तसर लहजे में कहा था, अवनी हमारे साथ जाएगी। इस एक जुमले के बाद सुमित्रा देवी खामोश हो गई थी। उन्हें अंदाज़ा था कि इस शख्स के फैसले के बाद बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। अवनी पूरे रास्ते खामोश रही थी। हवेली पहुंचने के बाद कल्याणी देवी उसे गेस्ट रूम में छोड़ गई थी। कुछ देर आराम कर लो बेटा, फिर खाना भिजवाती हूँ। वो सिर्फ सर हिलाकर रह गई थी। अब वो बड़े से कमरे में अकेली बैठी अपने भारी ज़ेवरात उतार रही थी। उसके हाथ बार बार कांप रहे थे, दिल अजीब बेचैनी से धड़क रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक इस तरह वो लोग उसे अपने साथ ले आएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता चूड़ियाँ उतारते हुए अपने ख्यालात में गुम थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने चौंक कर सर उठाया। रुद्र अंदर दाखिल हुआ था। उसे देखते ही अवनी घबराकर फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। रुद्र ने खामोशी से दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा था। उसकी नज़रें मुसलसल अवनी के चेहरे पर थीं। क्या बात है बड़ी ठाकुराइन? उसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। पति के आने से पहले ही सिंगार ख़त्म कर रही हो? अवनी का चेहरा फ़ौरन सुर्ख हुआ था। उसने जल्दी से नज़रें झुका ली थी। मुझे घबराहट हो रही थी, इसीलिए उतार दिया। मुझे मालूम नहीं था कि आप आएंगे। रुद्र उसके बिल्कुल करीब आकर रुका और उसका हाथ थाम लिया। उसके मजबूत हाथ की गिरफ्त पर अवनी की सांस उलझ गई थी। क्यों मालूम नहीं था? वो धीमे मगर वाज़े लहजे में बोला,
जब तुम मेरी हवेली में हो, मेरी हदूद में हो, तो तुम्हें लगता है तुम्हारा पति तुमसे दूर रहेगा, वो भी आज की रात। अवनी ने घबरा कर उसकी तरफ देखा। उसकी धड़कन मज़ीद तेज़ हो गई थी। मगर अभी सिर्फ विवाह हुआ है, विदाई नहीं। आपकी माता जी सिर्फ रस्म के लिए मुझे यहाँ लाई हैं। रुद्र की आंखों में एक लम्हे को सख्ती आई। आपकी नहीं, हमारी माता जी। उसने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, माता जी कहोगी उन्हें और मुझे ठाकुर साहब कहकर मुखातिब करोगी। अवनी खामोश हो गई थी। वो कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रुद्र चंद कदम चलता हुआ सामने सोफे पर बैठ गया था। अब उसके अंदाज में पहले वाली हल्की नरमी नहीं थी। चेहरा संजीदा और सर्द हो चुका था। अवनी बेचैनी से अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर रुद्र ने नज़रें उस पर जमाई। मेरी बहन तुम्हारे घर है, यानी तुम्हारी माँ के घर। उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा सख्त थी। एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, अगर उसे ज़रा सी भी तकलीफ़ हुई तुम्हारी ज़ात से, तुम्हारी माँ की ज़ात से या तुम्हारे भाई की ज़ात से, तो याद रखना तुम मेरी पत्नी हो और वो मेरी जान है। अवनी ने बेयकीनी से उसे देखा। वो बिल्कुल साकित खड़ी थी। रुद्र ने बात जारी रखी, मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसकी आंख में एक भी आंसू आया तो खुद को तबाह होने के लिए तैयार कर लेना। अवनी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वो जो उसके मुंह से शायद कोई नरमी की बात, कोई तसल्ली या कम से कम नॉर्मल गुफ्तगू सुनने की उम्मीद कर रही थी, वहाँ ये सब सुनकर खौफज़दा हो गई। रुद्र अपनी जगह से उठा और दोबारा उसके करीब आकर खड़ा हो गया। तुम हर काम मुझसे पूछ कर करोगी, मुझे बता कर करोगी। अगर तुमने मेरी इजाज़त के बगैर कुछ भी किया तो याद रखना, एक लम्हा लगेगा तुम्हें तुम्हारी माँ के घर से उठाकर अपनी कैद में लाने के लिए। उसने उसकी आंखों में देखते हुए आखिरी जुमला कहा। आई बात समझ? अवनी के होंठ कांपे मगर आवाज़ नहीं निकली। उसने सिर्फ डरते हुए सर हिला दिया। रुद्र चंद लम्हे उसे खामोशी से देखता रहा, फिर मुड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही अवनी के कदम लड़खड़ा गए थे। वो आहिस्ता से बेड पर बैठ गई थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, जबकि जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी। वो इस शख्स की पत्नी बन चुकी थी जिसे पूरा गांव खौफ खाता था, और अब न जाने उसके साथ भी क्या कुछ होने वाला था। सुबह तकरीबन 10 बजे सरफराज और अनन्या हवेली पहुंचे थे। कल्याणी देवी खुद उन्हें लेने बाहर तक गई थी। अनन्या हल्के रंग की खूबसूरत जोड़े में मलबूस थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शर्म और खुशी थी। वो बार बार नज़रें झुका रही थी, जबकि सरफराज भी उसके साथ खड़ा मुतमईन लग रहा था। उसके अंदाज में पहले से ज़्यादा संजीदगी आ गई थी। कल्याणी देवी अपनी बेटी के चेहरे को देख देख कर खुश हो रही थी। भगवान नजरे बद से बचाए, मेरी बेटी तो बिल्कुल बदल गई है। अनन्या शर्मा कर उनके गले लग गई। रुद्र भी सामने सोफे पर बैठा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी नरमी दिखाई दी थी। वो खामोशी से अपनी बहन के चेहरे के तासुरात देख रहा था, जैसे उसके मुतमईन होने की तस्दीक कर रहा हो। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला। सबकी नज़रें बेइख्तियार दरवाजे की तरफ उठ गईं। अवनी अंदर दाखिल हुई थी। उसने हल्के रंग का सूट पहन रखा था, मगर उसका चेहरा बुरी तरह उतरा हुआ था। आंखें लाल थीं, जैसे पूरी रात सोई न हो। चेहरे पर वाज़े खौफ और घबराहट थी। उसने जैसे ही अपने भाई को देखा, उसकी आंखों में फ़ौरन आंसू भर आए। अगले ही लम्हे वो तेज़ कदमों से सरफराज की तरफ बढ़ी और जाकर उसके गले लग गई। भैया, उसकी आवाज़ बुरी तरह कांपी थी। सरफराज उसे इस हाल में देखकर फ़ौरन परेशान हो गया था। उसने जल्दी से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। क्या हुआ है छोटी, तुम इतना परेशान क्यों हो? कल्याणी देवी और अनन्या ने बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखा। कमरे का माहौल अचानक अजीब सा हो गया था। इसी लम्हे रुद्र की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। अगर वो परेशान होगी तो तुम क्या हंगामा खड़ा करोगे यहाँ? उसके लहजे में वाज़े नागवारी थी। सरफराज फ़ौरन उसकी तरफ मतवज्जे हुआ, जबकि अवनी बेख्तियार उसके पीछे छुप गई थी। रुद्र की नज़रें सीधी अवनी पर थीं। उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो चुके थे। सरफराज ने फ़ौरन बात संभालने की कोशिश की। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। हमारी अवनी बहुत हंसमुख है। मुझे लगा था ये बिल्कुल अनन्या की तरह हंसती मुस्कुराती आएगी, बस इसीलिए थोड़ा परेशान हो गया। कम उम्र है ना, इसलिए घबरा गई होगी, और पहली बार हमारे बगैर रात गई ठहरी है।
रुद्र ने सोफे से टेक लगाए लगाए अवनी को देखा। क्यों, तुम्हें यहाँ किसी ने रात को मारा है जो इस तरह अपने भाई के सामने तमाशा लगा रही हो? अवनी का चेहरा मज़ीद सफ़ेद पड़ गया। उसने फ़ौरन नज़रें झुका लीं। सरफराज जल्दी से बोला, नहीं भैया, तमाशा नहीं है, वो बस हम सबसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, माज़रत चाहता हूँ उसके इस अंदाज़ पर। उसने आहिस्ता से अवनी को अपने आगे किया और उसे अपने पास बिठा लिया। अवनी खामोशी से बैठ गई, मगर उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। रुद्र मुसलसल उसे देख रहा था। फिर उसने धीरे मगर सख्त लहजे में कहा, बेहतर होगा अपनी बहन को अक्ल दो, क्योंकि अगर इसे मेरे साथ रहना है तो मेरे मिजाज के मुताबिक चलना होगा। पूरा कमरा खामोश हो गया था। सरफराज ने हल्का सा सर झुका लिया। रुद्र ने बात जारी रखी थी, जब पति कमरे में मौजूद हो तो पति को छोड़कर किसी और मर्द की तरफ नहीं जाते, चाहे वो बाप हो या भाई। अवनी के दिल पर जैसे किसी ने ज़ोर से हाथ रखा हो। उसने बेइख्तियार अपनी उंगलियां मुट्ठी में भींच लीं। रुद्र की आवाज़ बदसतूर सख्त थी, अपनी बहन को घर ले जाकर ये बात अच्छी तरह समझा देना। आइंदा मुझे ये हरकत दोबारा नज़र नहीं आनी चाहिए। उसकी बात ख़त्म होते ही पूरा माहौल बोझल हो गया था। कल्याणी देवी खामोश बैठी रही थी, जबकि अनन्या के चेहरे से भी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। अवनी ने सर झुका लिया था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई हो। दूसरी तरफ सरफराज भी मुकम्मल खामोश हो चुका था, क्योंकि वो जानता था इस वक्त रुद्र से बहस करना मामला मज़ीद ख़राब कर देगा। वो लोग दोपहर तकरीबन 1 बजे घर वापस आ गए थे, मगर तब से ही अवनी अपने कमरे में बंद थी। उसने ना किसी से बात की थी, ना बाहर निकली थी। मुसलसल रोने की वजह से उसकी आंखें बुरी तरह सूज गई थी, जबकि जिस्म बुखार से तपने लगा था। सुमित्रा देवी कई बार उसके कमरे के बाहर गईं, मगर हर बार वो यही कहती रही कि उसने अकेला छोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ सरफराज शदीद बेचैनी में मुब्तला रहा। सुबह हवेली में जो कुछ हुआ था वो बार बार उसके जहन में घूम रहा था। वो अपने कमरे में खामोश बैठा मुसलसल उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था। उसके सामने टेबल पर खाना रखा था, मगर उसने हाथ तक नहीं लगाया था। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और अनन्या हाथ में दूध का गिलास लेकर अंदर दाखिल हुई। वो खामोशी से आकर उसके बराबर में बैठ गई थी। ये दूध पी ले, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। सरफराज ने गिलास की तरफ देखे बगैर गहरा सांस लिया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो अचानक बोला, अनन्या, तुम्हारा भाई किस मिजाज का है? अनन्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब? वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। यानी औरतों की इज्जत करता है या उन्हें जूती की नोक पर रखता है? अनन्या के चेहरे पर फ़ौरन नागवारी आई। अगर मेरे रुद्र भैया औरतों को जूती की नोक पर रखते तो क्या मेरी पसंद को अहमियत देते? सरफराज ने खामोशी से नफ़ी में सर हिला दिया। मैं इस बात को समझता हूँ अनन्या, मगर अवनी की हालत ने मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन कर दिया है। उसकी आवाज़ में वाज़ेह परेशानी थी। तुम जानती हो मेरी बहन बिला वजह कभी नहीं रोती। पिताजी के इंतकाल के बाद मैंने उसे इतने लाड से रखा है कि कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। और आज सुबह जिस तरह वो मेरे सामने गले लगकर रोई, उसने बात अधूरी छोड़ दी और तुम्हारे भाई से डर कर मेरे पीछे छुप गई। इस बात ने मुझे अंदर से हिला दिया है। अनन्या खामोशी से उसकी बात सुनती रही। सरफराज ने बेचैनी से हाथों की उंगलियां आपस में फंसा ली थीं। ऊपर से तुम्हारा भाई किस तरह की बातें कर रहा था। मैं उसके लिए कोई गैर मर्द नहीं हूँ, उसका सगा भाई हूँ। अगर वो मेरे गले लग गई तो इसमें ऐसी कौन सी कयामत आ गई? अनन्या ने फ़ौरन कदरे सख्त लहजे में कहा, आज हमारी शादी की दूसरी रात है और तुम अपनी बहन की बातें लेकर बैठ गए हो। सरफराज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ। वो फ़ौरन बोली, अगर तुम्हें इतनी ही फ़िक्र हो रही है तो जाकर रुद्र भैया से बात कर लो। मेरा दिमाग ख़राब मत करो, बिला वजह मेरी रात ख़राब मत करो। सरफराज के चेहरे पर हैरत फैल गई। अनन्या उसकी बात काटते हुए बोली, ये उन दोनों पति पत्नी का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। ये कहकर वो उठने लगी, मगर सरफराज ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुमसे बात डिस्कस कर रहा हूँ और तुम लड़ रही हो, क्या हो गया यार? अनन्या ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, उसने दांत भींच कर कहा, मगर अब अगर तुमने अपनी बहन का पुराना राग बंद नहीं किया तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। सरफराज चंद लम्हे उसे खामोशी से देखता रहा। फिर अचानक उसका अंदाज़ नरम पड़ गया। उसने हल्का सा उसे अपनी तरफ खींचा। अरे मेरी जान, इधर आओ। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। नहीं करता अब अवनी की बात।
अब हम एक दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। अनन्या ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर आहिस्ता से वापस उसके पहलू में बैठ गई थी। उसके चेहरे पर भी अब मसनूई सी मुस्कुराहट आ गई थी, मगर उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ था कि सरफराज अपनी बहन के लिए हद से ज़्यादा सेंसिटिव है, और अगर यही सब चलता रहा तो हर बात में अवनी उनके बीच में आ जाएगी। वो खामोशी से सरफराज के कंधे से लगी बैठी रही, मगर दिल ही दिल में फ़ैसला कर चुकी थी कि वो अपनी नई ज़िंदगी को अपनी नंद की वजह से ख़राब नहीं होने देगी। दूसरी तरफ अवनी साजिश से अनजान थी। पूरा हफ्ता बुखार और कमज़ोरी में गुजर गया था, मगर आज के दिन अवनी ने खुद को ज़बरदस्ती संभाला और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। उसके चेहरे पर अभी भी बीमारी के आसार थे, मगर वो घर में मज़ीद कैद नहीं रहना चाहती थी। वो मेन रोड पर खड़े होकर ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। फिर एक ऑटो रुका और वो उसमें बैठने ही लगी थी कि अचानक एक बड़ी गाड़ी आकर ऑटो के बिल्कुल सामने रुक गई। अवनी एकदम घबरा गई और तेज़ी से गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक गार्ड बाहर निकला। वो सीधा उसके पास आया और मुख्तसर मगर वाज़े लहजे में बोला, ठाकुर साहब का हुक्म है, आप ऑटो में नहीं जाएंगी, गाड़ी में कॉलेज जाएंगी। अवनी ने एक लम्हे के लिए हैरत से उसे देखा। मैं क्यों तुम्हारी गाड़ी में जाऊं? मैं खुद ऑटो से जा रही हूं। मगर गार्ड ने कुछ नहीं कहा। आसपास लोगों की नज़र पड़ने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि सड़क पर कोई तमाशा बने, इसलिए खामोशी से ऑटो से उतर गई और गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। दिल में बेचैनी बढ़ रही थी, मगर उसने खुद को कंट्रोल किया और पिछली सीट पर बैठ गई। जैसे ही गाड़ी चली, कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि रास्ता कॉलेज की तरफ नहीं जा रहा। वो बेचैनी से सीधी होकर बैठ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता कॉलेज का नहीं है, ड्राइवर ने हल्की आवाज़ में कहा। माफ़ कीजिएगा बड़ी ठाकुराइन, आप कॉलेज नहीं जा रही हैं, ठाकुर साहब के हुक्म पर फार्म हाउस जा रही हैं। अवनी का दिल ज़ोर से धड़का। ये क्या बदतमीज़ी है? गाड़ी रोको, मुझे कॉलेज जाना है, मेरा आज बहुत ज़रूरी लेक्चर है, मैं कहीं नहीं जा रही। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, मगर ड्राइवर खामोश रहा। गाड़ी मुसलसल आगे बढ़ती रही। अवनी ने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर लॉक था। उसकी सांस तेज़ हो गई। कुछ ही देर बाद गाड़ी फार्म हाउस के बड़े दरवाजे के सामने आकर रुकी। दरवाज़ा बाहर खड़ी नौकरानी ने खोला था। वो अंदर दाखिल होते ही अवनी को देखकर बोली, आइए बड़ी ठाकुराइन साहिबा, ठाकुर साहब आपको ऊपर कमरे में बुला रहे हैं। अवनी फ़ौरन पीछे हटी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने घर जाना है, गाड़ी वापस मोड़ो। उसकी आवाज़ में वाज़े गुस्सा और खौफ दोनों थे। इसी लम्हे गार्ड ने आगे बढ़कर उसकी तरफ मोबाइल फ़ोन किया। आप ठाकुर साहब से बात कर लें, उन्हें आपसे बात करनी है। अवनी ने कांपते हाथों से फ़ोन लिया और कान से लगाया। दूसरी तरफ फ़ौरन रुद्र की भारी आवाज़ सुनाई दी, बिना किसी तमाशे के चुपचाप ऊपर आ जाओ, नौकरानी के साथ। अवनी ने घबराकर फ़ौरन कहा, ठाकुर साहब मुझे कॉलेज जाना है, आज बहुत ज़रूरी लेक्चर है, पूरे 1 हफ़्ते बाद मैं जा रही हूँ, प्लीज़ ये मत करें। रुद्र की आवाज़ पहले से ज़्यादा सख्त हो गई। तुम ऊपर आ रही हो या मैं नीचे आकर तुम्हें ऊपर लेकर आऊँ? फिर याद रखना, मेरा अंदाज़ एक आम पति जैसा नहीं होगा। ये जुमला सुनते ही अवनी के हाथ बुरी तरह कांप गए। उसने खामोशी से फ़ोन वापस गार्ड को दिया और गाड़ी से उतर गई थी। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर जर्द पड़ चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ चल पड़ी, मगर हर कदम के साथ उसके अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। वो कमरे में दाखिल हुई तो सामने सोफ़े पर रुद्र टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। उसकी नज़रें सीधी अवनी पर थीं, जैसे वो पहले ही उसके आने का इंतज़ार कर रहा हो। अवनी को देखते ही उसने आहिस्ता से सर उठाया और फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था। चंद कदम उसकी तरफ बढ़ा और करीब आकर बोला, स्वागत है बड़ी ठाकुराइन, क्या हाल है आपके? अवनी ने फ़ौरन नज़रें झुका ली। मैं ठीक हूँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अगर मुलाकात करनी थी तो आप घर आ जाते। रुद्र ने हल्का सा तंज़िया अंदाज़ अपनाया। बहनों के घर भाई घड़ी घड़ी नहीं जाया करते, लेकिन जब हक मौजूद हो तो पत्नी को अपने पास बुलाया जा सकता है। वो चंद कदम और करीब आया। कहते हैं अगर प्यास लगी हो तो कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन मैं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह हूँ, कुआं खुद मेरे पास चल कर आएगा। अवनी ने बेचैनी से एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो पहले ही उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। आप क्या कर रहे हैं? फासले पर रहकर बात करें। रुद्र ने अचानक उसकी कमर के गिर्द हाथ रख दिया। अवनी का पूरा जिस्म कांप गया।
क्यों रखूं फासला? पत्नी हो तुम मेरी, धर्म पत्नी। अवनी ने फ़ौरन उसके हाथ की गिरफ्त में हलचल की। अभी विदाई नहीं हुई है, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी कमर पर उसकी उंगलियों का स्पर्श महसूस करके उसकी जान निकलने लगी थी। रुद्र का चेहरा मज़ीद करीब आ गया। खामोश रहो, आज मुझे हर दूरी मिटा लेने दो ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम सिर्फ मेरी हो। अवनी की सांसें तेज़ हो गई थी। वो ख़ुद को पीछे खींचने की कोशिश करने लगी, मगर रुद्र की गिरफ्त मजबूत थी। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा भारी थी। तुम्हारी वजह से मेरी बहन परेशान हो रही है। 2 दफ़ा उसने मुझे बताया कि उसका पति मुसलसल तुम्हारा जिक्र करता है। वो चंद लम्हे रुका, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और मुझे ये गवारा नहीं है कि कोई भी मर्द अपने मुंह से तुम्हारा नाम ले। अवनी की आंखों में खौफ वाज़े हुआ। वो हल्की आवाज़ में बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी की ज़िंदगी में नहीं आई। मगर रुद्र ने उसकी बात काट दी। इसीलिए आज तुम्हें पूरी तरह अपना बनाकर ये एहसास दिलाऊंगा कि अब तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे जिक्र भी करूँगा, तुम्हें संभालूँगा भी मैं, और अगर तुम परेशान होगी तो वो भी सिर्फ मेरी वजह से। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इंसान हूँ, कोई चीज़ नहीं। रुद्र ने उस पर अपना दबाव और बढ़ा दिया। तुम मेरी हो और तुम्हारे तमाम हक मेरे पास हैं। अवनी के हाथ ठंडे पड़ गए। वो मुकम्मल तौर पर घबरा चुकी थी। उसके कदम भी साथ नहीं दे रहे थे। रुद्र ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर आहिस्ता से उसने उसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो बुरी तरह मछली, लेकिन उसकी गिरफ्त से निकलना नामुमकिन था। वो उसे बाहों में भरकर बेड की तरफ ले जा चुका था। उसकी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हर वजूद पर अपना हक जमा चुका था और अपने और उसके बीच का हर पर्दा गिरा चुका था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। कुछ घंटे बाद कॉलेज की छुट्टी के वक्त रुद्र उसे घर छोड़कर जा चुका था, मगर अवनी अभी तक उसकी कैफियत में थी। जो कुछ घंटे पहले उसके साथ हुआ था, उसकी जानलेवा गिरफ्त, उसकी कुर्बत, वो भी उसे महसूस हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि विदाई से पहले ही इस तरह के रिश्ते कायम हों, मगर वो सब हो चुका था और वो रोक भी नहीं सकी थी। कमरे में वो खामोशी से बैठी थी, हाथ गोद में रखे हुए, और नज़रें एक ही जगह जमी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और अनन्या अंदर दाखिल हुई। अवनी फ़ौरन चौंकी और घबरा कर चुनरी सर पर दुरुस्त कर ली। अनन्या ने अंदर आकर उसकी हालत देखी और सीधा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ मसला क्या है? अवनी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अब क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अनन्या ने इस वक्त लहजे में कहा, मैं कोई घूम फिर कर बात नहीं करूँगी, सीधी बात बोल रही हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है। अवनी का चेहरा मज़ीद सफ़ेद पड़ गया। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? अनन्या ने उसकी बात काट दी। तुम कुछ भी नहीं समझ रही या समझना नहीं चाहती। तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझसे अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। वो हर वक्त तुम्हारी फ़िक्र में लगा रहता है। अवनी ने हल्की आवाज़ में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अब भैया से बात भी नहीं करती। अनन्या फ़ौरन तेज़ लहजे में बोली, तुम इसी तरह की हरकतें करके उसे मौका दे रही हो। तुम कॉलेज से आकर कमरे में बंद हो जाती हो, किसी से बात नहीं करती, खाना तक नहीं खाती। तुम्हारी वजह से वो खुद भी परेशान रहता है और मुझे भी इग्नोर कर रहा है। अवनी की आंखें भर आईं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अनन्या चंद कदम और करीब आई। मैं तुम्हें वाज़े बता रही हूँ, अगर मैंने एक दफ़ा अपने भाई के सामने तुम्हारी शिकायत कर दी ना, तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अवनी के होंठ कांप गए। प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं सब ठीक कर दूँगी। अनन्या ने सर्द लहजे में कहा, मेरे भैया ठाकुर हैं। अगर मेरी आंख में आंसू आए और उसकी वजह तुम बनी तो याद रखना, तुम्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। अवनी का पूरा जिस्म कांप गया। उसने फ़ौरन सर झुका लिया। मैं आपका ख्याल रखूँगी, प्लीज़ ठाकुर साहब को कुछ मत बताएं। अनन्या ने उसकी हालत देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। बहुत अच्छी बात है। ये बात जहन में बिठा लो कि मैं किसकी बहन हूँ। अभी नीचे आओ। ये कहकर वो पलट गई और कमरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही अवनी आहिस्ता से बेड से उठी। उसने अपने आंसू साफ़ किए और लड़खड़ाते कदमों के साथ नीचे की तरफ चल पड़ी थी।
मगर उसके दिल में खौफ और बेबसी का एक नया बोझ मज़ीद बढ़ चुका था। अगले दिन एक नया तूफ़ान के साथ रोशन हुआ था। सुबह ही कल्याणी देवी ने सुमित्रा देवी को फ़ोन करके कह दिया था कि वो अवनी को पूरे दिन के लिए हवेली भेज दें। उनका कहना था कि वो उसके साथ वक्त गुजारना चाहती हैं ताकि वो माहौल में एडजस्ट हो जाए। सुमित्रा देवी ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, मगर कल्याणी देवी के अंदाज के सामने इनकार ना कर सकी। अवनी पहले ही उस घर के माहौल से खौफज़दा थी, मगर अपनी माँ और भाभी के दबाव में वो खामोशी से हवेली आ गई थी। वो लाउंज में अकेली बैठी थी, हाथ गोद में रखे हुए और नज़रें नीचे झुकी हुई। उसका दिल मुसलसल बेचैनी में था। इसी वक्त एक नौकरानी आई और मुख्तसर अंदाज में बोली, ठाकुर साहब ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। ये सुनते ही अवनी के जिस्म में हल्की सी लर्जिश दौड़ गई। वो मना करना चाहती थी, मगर अल्फाज गले में अटक गए। खामोशी से उठकर वो कमरे की तरफ चल पड़ी थी। एक बार फिर उसे अपने गिर्द उसकी जानलेवा गिरफ्त महसूस हुई थी। हर कदम के साथ उसके अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। रुद्र आईने के सामने खड़ा था। वो अंदर आते ही रुक गई और आहिस्ता से झुके हुए सर के साथ नमस्ते किया। रुद्र ने आईने से उसकी तरफ देखा, फिर पलटकर सीधा उसके सामने आ गया। कैसी हो बड़ी ठाकुराइन, क्या हाल है आपके? हमेशा की तरह अंदाज अपनाया था। अवनी ने सर उठाया। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थीं और चेहरा लाल हो रहा था। रुद्र चंद लम्हे खामोश खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसके अंदाज में हल्की सी सख्ती आ गई। वो कुछ कहता उससे पहले वो बोली, ईश्वर के लिए आज मेरे साथ कुछ मत कीजिएगा। रुद्र फ़ौरन बोला, मैंने सिर्फ बात करने के लिए बुलाया है, इतना डर क्यों रही हो? अवनी की आवाज़ टूटने लगी। आप मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते हैं? मैं भी इंसान हूँ, मैं भी खुशियाँ डिज़र्व करती हूँ। मैंने क्या गुनाह किया है? आज वह हिम्मत करके बोल गई थी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मुझे हर वक्त ऐसे महसूस होता है जैसे मैं कोई बेवक्त इंसान हूँ, जैसे मेरी कोई अहमियत नहीं, जैसे मैं सिर्फ़ एक सौदा हूँ जो आपकी बहन की खुशियों के लिए किया गया है। रुद्र ने उसकी बात सुनते ही हल्का सा सांस लिया। क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? उसका लहजा पहली बार कुछ नरम हुआ। अवनी ने फ़ौरन सर नफ़ी में हिलाया, मगर आंसू नहीं रुके। मैं खुद ही समझ गई हूँ सब कुछ। उसकी आवाज़ मध्यम हो गई। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं भी इज़्ज़त और प्रेम डिज़र्व करती हूँ। ये कहकर वो मज़ीद कुछ कहे बगैर पलट गई थी और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई थी। रुद्र वहीं खड़ा रह गया था। उसके चेहरे पर पहली बार गैर मामूली संजीदगी आ गई थी। वो चंद लम्हे उसी जगह खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से सोफ़े पर बैठ गया था। अवनी के अल्फाज उसके जहन में बार बार गूंजने लगे थे। मैं भी इंसान हूँ, ये जुमला उसे पहली बार मुख्तलिफ अंदाज में महसूस हुआ था। उसने हाथ चेहरे पर फेरा और गहरी सोच में चला गया था। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि जिसे वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था, वो हकीकत में एक ऐसी लड़की है जो इज़्ज़त, प्रेम और नरमी चाहती है, ना कि खौफ और हुक्म। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। रात के वक्त सरफराज और अनन्या हवेली आ चुके थे अवनी को लेने। खाने की रस्म भी मुकम्मल हो चुकी थी और अब वो जाने की तैयारी में थे। अनन्या का चेहरा हमेशा की तरह हल्का और खुश नज़र आ रहा था, मगर अवनी बिल्कुल उसके बरअक्स थी। वो खामोश, मुरझाई हुई और मुकम्मल तौर पर सहमी हुई बैठी थी। उसकी नज़रें मुसलसल नीचे थी और हाथ बेचैनी से आपस में जुड़े हुए थे। रुद्र इस पूरे वक्त में खामोश बैठा सिर्फ अवनी को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई वाज़ेह तासुर नहीं था, मगर नज़रें बार बार उसी पर ठहरती। सरफराज ने चंद लम्हे बाद कल्याणी देवी की तरफ देखा और एहतराम से कहा, माता जी इजाज़त दें, अब हम निकलते हैं। कल्याणी देवी ने हल्का सा सर हिलाया, मगर इसी लम्हे रुद्र की आवाज़ गूंजी, अवनी नहीं जाएगी। पूरा कमरा एक लम्हे के लिए खामोश हो गया था। सरफराज ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा। क्या मतलब भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? रुद्र का अंदाज़ बदसूर सर्द था। मेरी पत्नी कहीं नहीं जाएगी। अनन्या फ़ौरन खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी और परेशानी दोनों थी। अवनी ने भी पहली बार सर उठाया। उसकी आंखों में घबराहट वाज़ेह थी। रुद्र ने बात जारी रखी, तुम्हारी पत्नी इसे ज़हनी तौर पर परेशान कर रही है, वो बार बार डिस्टर्ब हो रही है। सरफराज ने हल्की आवाज़ में कहा, भैया ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलतफहमी हुई है। मगर रुद्र ने उसकी बात काट दी। मेरी बहन बहुत अच्छी है, मगर मुझे इल्म है वो मेरी पत्नी को परेशान कर रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मेरी पत्नी मेरे पास रहेगी।
सरफराज ने परेशान होकर दोनों बहन भाई को देखा। रुद्र मज़ीद बोला, लेकिन अगर वो तकलीफ़ में आई तो सरफराज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी आवाज़ में सख्ती बढ़ गई थी। तुम्हारे घर में मेरी पत्नी खुश नहीं है। वो ज़हनी तौर पर परेशान हो रही है। शायद इसकी वजह मैं हूँ या मेरी बहन है। अवनी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो खामोश बैठी थी मगर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। रुद्र ने सीधा सरफराज को देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ जिस तरह मेरी बहन तुम्हारे साथ खुश रह रही है उसी तरह मेरी पत्नी भी खुश रहे और अब ये मेरे साथ हवेली में रहेगी। सरफराज ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर बोला, भैया मैं आपके फ़ैसले की इज़्ज़त करता हूँ। अवनी आपकी पत्नी है, आपके मुताबिक ही सब होगा। लेकिन हमारे ख़ानदान के भी कुछ उसूल हैं। विदाई सबके सामने होगी, इस तरह छुप कर नहीं। रुद्र ने फ़ौरन जवाब दिया, मैंने फ़ैसला ले लिया है। तुम्हें विदाई का फ़ंक्शन करना है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर अब ये यहाँ से नहीं जाएगी। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। अनन्या ने बेचैनी से कहा, मेरी सास बुरा मानेगी भैया, हम इसे इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकते। वो मज़ीद कुछ कहती उससे पहले सरफराज ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं अपनी बहन का संरक्षक हूँ और मैं राज़ी हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये सुनकर अवनी ने फ़ौरन अपने भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो कुछ कहना चाहती थी, मना करना चाहती थी, मगर रुद्र की मौजूदगी में उसकी ज़बान कैसे बंद हो गई थी। उसके दिल में एक तरफ खौफ था और दूसरी तरफ बेबसी। अनन्या चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बैठ गई। कमरे का माहौल बोझल हो चुका था। रुद्र बदसतूर बैठा अवनी पर नज़रें जमाए हुए था। अवनी ने सर झुका लिया। वो समझ चुकी थी कि अब उसकी मर्ज़ी कहीं अहम नहीं रही। वो सिर्फ़ एक फ़ैसला बन चुकी है जो दूसरों ने कर लिया था। कुछ देर बाद सरफराज अवनी को हवेली में छोड़कर जा चुका था, जबकि कल्याणी देवी ने उसे रुद्र के कमरे में भी भेज दिया था। कमरा मुकम्मल खामोश था। अवनी बेड के किनारे बैठी रो रही थी। उसके जहन में बार बार आज की सारी बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो खुद भी अपने अल्फाज पर पछता रही थी कि उसने सुबह रुद्र से शिकायतें क्यों की, क्यों गैर ज़रूरी बातें की जिन्होंने हालात को और बिगाड़ दिया। वो भी इन्हीं सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और रुद्र अंदर दाखिल हुआ। अवनी फ़ौरन चौंकी और जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और आंखें लाल थीं। वो कुछ कहने ही वाली थी कि रुद्र पहले बोला, क्या हाल है बड़ी ठाकुराइन, ठीक है आप? उसके लहजे में हल्की सी संजीदगी थी मगर सख्ती कम हो चुकी थी। सुबह भी तुमसे यही सवाल पूछा था मगर तुमने जवाब नहीं दिया। कम से कम अब तो जवाब दे दो। अब तो तुम्हारे मुताबिक मैंने तुम्हें वो खुशी देने की कोशिश की है जो तुम चाहती थी। अवनी ने जल्दी से सर हिलाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आप ये सब करें। उसकी आवाज़ टूट रही थी। आपने भाभी को इस तरह क्यों कहा? आपने विदाई क्यों करवाई? मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। रुद्र चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, लेकिन मैं पहले दिन से तैयार था। वो उसके करीब आते हुए रुका नहीं। मैंने तुमसे विवाह अपनी बहन की सुरक्षा के लिए किया था, ये सोचकर कि तुम्हारा भाई मेरी बहन के साथ क्या करेगा। मगर जब मैंने अपनी बहन को खुश देखा तो मुझे एहसास हुआ कि एक भाई के लिए उसकी बहन की खुशियाँ कितनी अहम होती है। वो चंद लम्हे रुका, फिर उसकी तरफ देखकर बोला, जिस तरह तुम्हारा भाई तुम्हें तकलीफ़ में देखता होगा, तुम्हारा चेहरा देखकर परेशान होता होगा, वैसे ही मैं भी अनन्या की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अवनी खामोशी से महसूस करती रही। उसकी सांसें अब भी बेतरतीब थी। रुद्र ने नर्म मगर वाज़े लहजे में कहा, एक पति का फ़र्ज़ है अपनी पत्नी की हर तकलीफ़ को दूर करे। मैं अपने हर सर्द रवैये के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अवनी ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी अब भी थी मगर उसमें हैरत भी थी। रुद्र ने बात जारी रखी, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि हम मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। ये शुरुआत के दिन है। तुम मुझे समझ रही थी, मैं तुम्हें समझ रहा था। शुरुआत में गलतफहमियाँ होती हैं और बहुत से रिश्ते इन्हीं गलतफहमियों में बर्बाद हो जाते हैं, मगर हमें एक दूसरे को मौका देना चाहिए। वो चंद कदम और करीब आया। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? अवनी चंद लम्हे खामोश रही। उसके चेहरे पर लाली फैल गई थी और आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी। उसने कभी तवक्को नहीं की थी कि रुद्र इस अंदाज में बात करेगा।
उसने आहिस्ता से सर हाँ में हिलाया। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया। वचन देता हूँ मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा, वही प्रेम और इज़्ज़त दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अवनी की आंखें बंद हो गई थीं। वो खामोशी से इस लम्हे को महसूस कर रही थी। रुद्र ने आहिस्ता से उसे करीब किया और उसे अपने साथ लगा लिया। इस बार उसके अंदाज में सख्ती नहीं थी, सिर्फ सुकून था। अवनी ने पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस किया था। अगरचे दिल में अभी भी बहुत से सवाल थे, मगर इस लम्हे उसने खुद को, इस रिश्ते को एक मौका देने दिया था। कमरे में खामोशी थी, मगर उस खामोशी में एक नई शुरुआत का एहसास मौजूद था। एक ऐसी शुरुआत जो खौफ से नहीं बल्कि समझौते और उम्मीद से जुड़ी हुई थी।